हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन 2 सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आदर्श और अनादर्श विलयन के बाद हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब ये है कि जिसका क्वथनांक स्थिर हो। कहने का मतलब ये है कि वो मिश्रण जिन अवयवों से मिलकर के बना है, भले ही उन अवयवों का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, लेकिन उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद उस मिक्सचर का क्वथनांक एक हो जाए। इस प्रकार का जो मिक्सचर बनता है उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो सबसे पहले आप इसकी व्यवस्थित परिभाषा जो एग्जाम में लिखने लायक है, क्योंकि सारे नंबर लिखने से ही मिलते हैं, तो आप पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा द्विअंगी मिश्रण जिसका संगठन द्रव तथा वाष्प अवस्था में समान हो। शर्त क्या है इसकी? द्रव तथा वाष्प अवस्था में इसका संगठन समान हो, है ना। द्विअंगी होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। ऐसा द्विअंगी मिश्रण, पहले परिभाषा देख लीजिए, फिर हम इसकी विशेषता देखते हैं। ऐसा द्विअंगी मिश्रण जिसका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन समान हो एवं जिसका क्वथनांक निश्चित हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। इसके दो फेमस एग्जाम्पल हैं, एथेनॉल और जल का 95% विलयन। दूसरा एग्जाम्पल है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और वाटर का 68% सॉल्यूशन। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण की कौन कौन सी विशेषता होती है, तो आपकी होगी परिभाषा, जो कि एग्जाम में लिखने के लिए है, जो 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी आती है। लेकिन अब समझने लायक बात, जो कंपटीशन एग्जाम में आपके दिमाग में आना चाहिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर नाम आते ही, वो कौन कौन सी है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण की निम्न 5 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, ये द्विअंगी विलयन होता है। द्विअंगी विलयन यानी ये 2 प्रकार के अवयवों से मिलकर के बनता है, एक विलेय और एक विलायक। एक कम मात्रा में, एक अधिक मात्रा में, है ना। जैसे भी होगा, मतलब इसके अंदर 2 अवयव होंगे, इसलिए द्विअंगी विलयन है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है ये, एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, और दोनों लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। दोनों की अवस्था द्रव अवस्था होती है। तो सबसे पहली शर्त इसकी ये द्विअंगी विलयन होता है। दूसरी शर्त इसकी ये है, तो ये आपको समझ में आ गई, कि इसका निश्चित रासायनिक संगठन रहता है, फिक्स कंपोजिशन होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको हर अनुपात में स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं मिलेगा। जैसे कि एथेनॉल और जल की बात करूँ मैं, तो एथेनॉल और जल में जल का 95% विलयन 95% सॉल्यूशन ही स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। अन्य किसी अनुपात में मिलाने पर वह एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, वो एक सामान्य विलयन की तरह रहेगा, और वो अलग अलग टेम्परेचर पर आश्वित होगा, डिस्टिल्ड होगा, है ना। लेकिन जैसे ही 95 भाग उसमें H2SO4 हो और 5% भाग जल का हो, वो कंडीशन आ जाएगी तो वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो जाएगा। और उस अवस्था में हम इथेनॉल और जल को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही टेम्परेचर पर डिस्टिल होंगे। तीसरी विशेषता, इनका क्वथनांक निश्चित होता है। अब जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन, और वाटर का हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, 373 केल्विन। दोनों का अलग अलग होता है। तो इसका मतलब अगर हम उनको गर्म करें और संघनित्र से गुजारें उनकी वाष्प को, तो पहले हमको एथेनॉल मिलना चाहिए और फिर हमको वाटर मिलना चाहिए। लेकिन 95% इनका जो सॉल्यूशन है एथेनॉल और जल का, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। और इस कंडीशन के अंदर अगर हम उनको आश्वित करें, यानी उनका क्वथनांक निश्चित हो जाता है, दोनों एक ही टेम्परेचर 351 केल्विन पर उबलने लगते हैं। दोनों की वाष्प आश्वित 351 केल्विन पर होने लगती है, यानी उनका क्वथनांक निश्चित हो जाता है। दोनों अवयवों का अलग अलग नहीं रहता, उन दोनों का ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है और वो स्थिर होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है प्रभाजी आसवन संभव नहीं। प्रभाजी आसवन हम उस कंडीशन में करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब 2 ऐसे लिक्विड हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस हो और उनको हमको अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, प्रभाजी स्तंभ लगाते हैं ऊपर उस बीका, मतलब उस जिसमें हम सॉल्यूशन ले रहे पात्र में, उसके ऊपर प्रभाजी स्तंभ लगाते हैं जो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। तो उनमें दोनों लिक्विड की वाष्प जाती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है,
उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, वो ऊपर तक पहुँचेगी, पहले वो डिस्टिल होगा और दूसरा जो लिक्विड है वो उस पात्र में ही रह जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो लेकिन जब वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है तब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ काम करता है जहाँ पर दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं है। दो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जब वो एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, जैसे कि एथेनॉल और जल 95% सॉल्यूशन बनाते हैं या नाइट्रिक एसिड और वाटर 68% सॉल्यूशन बनाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है। इसमें इथेनॉल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है। ये इसमें विशेषता है इसकी। और पांचवी विशेषता ये है, ऐसा क्यों होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी संभव है जब द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में और वाष्प अवस्था वेपर स्टेट में आपकी मोल भिन्न अलग अलग हो जाए, मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो जाए। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, द्रव और वाष्प अवस्था में मोल भिन्न समान हो जाती है। माना कि ए और बी अवयव हैं, तो ए और बी अवयव हैं, तो ए के लिए एक्स ए इक्वल टू वाई ए। एक्स ए क्या है? द्रव अवस्था में मोल भिन्न, और वाई ए वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से बी के लिए एक्स बी इक्वल टू वाई बी हो जाए। तो अगर हमने इस फ्लास्क के अंदर इथेनॉल और जल का मिश्रण लिया, हमने इसको गर्म करना शुरू किया, इसके ऊपर प्रभाजक स्तंभ लगा दिया, यहाँ से निकल रहे हैं संघनित्र इसको ठंडा करने के लिए, और यहाँ पर ये आश्वित होकर हमको प्राप्त होते हैं। आसवन से हमको लिक्विड मिलता है अलग करने के लिए। तो C2H5OH यानी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन और H2O का है 373 केल्विन। प्रभाजी आसवन की शर्त क्या है कि लिक्विड स्टेट में इसकी मोल भिन्न वेपर स्टेट से अलग होनी चाहिए। इसी प्रकार से H2O की मोल भिन्न वेपर स्टेट की लिक्विड स्टेट से अलग होनी चाहिए। तो ऐसा होता भी है, जब तक 95% सॉल्यूशन नहीं बनता तब तक हम C2H5OH यानी इथेनॉल और जल को अलग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 95% सॉल्यूशन बनता है तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। इसीलिए इथेनॉल और जल का 95% से अधिक शुद्धता का विलयन बनाना संभव नहीं है आसवन के द्वारा। ठीक है, और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं हम। तो आप समझ चुके होंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी 5 विशेषताएं। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहला है द्विअंगी विलयन होता है ये, इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, हर अनुपात में ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होता है। जैसे इथेनॉल और जल का 95% सॉल्यूशन ही है, न कि 60-30%, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा, केवल 95%। इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड और जल का 68% सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। ठीक है, अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो अनादर्श होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसलिए अनादर्श विलयन होंगे तो ये राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इनका क्वथनांक निश्चित होता है। प्रभाजी आसन इनका संभव नहीं है और इनकी मोल भिन्न दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। अब मैं जो आपको बात कर रहा था कि ये अनादर्श विलयन होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगे। 2 प्रकार के विचलन होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस प्रकार से ये स्थिर क्वाथी मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है निम्नतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण। निम्नतम क्वथनांकी को इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं निम्नतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्पदाबी। निम्नतम क्वथनांक के साथ अधिकतम वाष्पदाबी क्यों आएगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा जिसकी वेपर ज़्यादा बनेगी उसका क्वथनांक कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसकी वेपर कम बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्नतम क्वथनांकी, जो कि धनात्मक विचलन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है राउल्ट के नियम से। तो ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से कम होता है।
क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, ग्राफ में हमको नज़र आ जाएगा। और ये राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डिविएशन बताता है, देखना क्या होता है। अगर इसका एग्जांपल लें, हम एथेनॉल और जल का मिश्रण लें, तो देखो हम यहाँ पर वेपर प्रेशर और मोल भिन्न के बीच में ग्राफ खींचें तो ये राउल्ट के नियम की रेखा है। और धनात्मक विचलन में क्या होगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम इस कंडीशन में, यहाँ पर इथेनॉल की मोल भिन्न 1 है, यहाँ पर वाटर 0 है, यहाँ पर वाटर 1 है और C2H5OH 0 है। तो हम जानते हैं कि मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। अब हम जैसे जैसे इधर जाएंगे, हम वाटर मिलाते जाएंगे, तो एक पोजीशन के अंदर जब 5% जल मिल जाएगा तो ये पोजीशन प्राप्त होगी। जब 5% जल यहाँ पर मिल जाएगा तो हमको ये कंडीशन प्राप्त होगी, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, अधिकतम वाष्पदाब। अधिकतम वाष्पदाब ही कहा है ना हमने, अधिकतम वाष्पदाब यहाँ पर होगा। ये जो कंडीशन है वह है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। और अधिकतम वाष्पदाब होगा तो अगर हम टेम्परेचर और एक्स के बीच में ग्राफ खींचेंगे, टेम्परेचर ए, तो इसका ग्राफ तो उल्टा मिलेगा, क्योंकि वाष्पदाब ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट मिलेगा, मिनिमम पॉइंट ये जो मिलेगा 351 केल्विन पर, ये होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रकार के एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इथेनॉल और जल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। इथेनॉल का है 353, वाटर का है 373, इन दोनों से कम होगा। कितना होगा, लगभग 351 केल्विन, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं निम्नतम क्वथनांकी, क्योंकि इसका क्वथनांक इन दोनों से कम है। अधिकतम वाष्पदाबी, क्योंकि इसके वाष्पदाब अधिक है। और धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसके वाष्पदाब का ग्राफ राउल्ट के नियम के ऊपर है, ऊपर से जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। तो आप समझ गए ये चीज़। दूसरा देखते हैं हम एग्जाम्पल, अधिकतम क्वथनांकी या न्यूनतम वाष्पदाबी मिश्रण। उसका जस्ट विपरीत अधिकतम क्वथनांकी, यानी ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक, जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों अवयवों के, दोनों जो हमारे कंपोनेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो। और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम वाष्पदाबी। इसलिए इस प्रकार को हम इंग्लिश में कहते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अधिकतम क्वथनांकी होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, सिंपल, ठीक है ना। तो और वाष्प कम बनती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यह मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल है इसका HNO3 और जल का 68% सॉल्यूशन। सेम ग्राफ हम इसमें देखेंगे कि जब हम वाष्पदाब और इसके मोल भिन्न के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ऋणात्मक विचलन के कारण ग्राफ नीचे आता है। इसका जो न्यूनतम बिंदु है, माना कि यहाँ पर ये 32% जल मिला लिया मैंने, यहाँ पर क्या था 100% HNO3 था, इसमें जल मिलाते गए, यहाँ पर यहाँ मिलाते गए, यहाँ मिलाते गए, यहाँ पर 32% जल मिलाते ही ये हो गया 68% HNO3 का सॉल्यूशन, है ना। तो ये जो पॉइंट आया इसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इस पॉइंट पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया, इस पॉइंट पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया। तो मैं अगर T और X के बीच में ग्राफ खींचूँ तो वो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। इसका मतलब HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट से और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से इनके एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दोनों के ग्राफ आपको समझ में आ गए, दोनों की विशेषता आपको समझ में आ गई, ठीक। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क, जो आपका वाष्पदाब से संबंधित, राउल्ट के नियम से संबंधित, आदर्श एवं अनादर्श विलयन और स्थिर क्वाथी मिश्रण। किसी द्रव के वाष्पदाब से आप क्या समझते हैं? द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब
द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब में अवनमन से आप क्या समझते हैं? शुद्ध विलय की तुलना में अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस कम होने को ही हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तीसरा है शुद्ध विलय की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम क्यों होता है? मैंने विस्तार से समझा रखा है आपको बाकायदा चित्र से कि शुद्ध विलय की तुलना में विलयन में सतह पर वाष्पशील कणों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए वाष्प कम बनती है, इसलिए कम हो जाता है। जल में थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाने पर इसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, अवाष्पशील विलय मिलाया है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। जल वाष्प दाब का क्या हो गया? यदि 1 चम्मच चीनी उसमें मिला दी जाए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, सीधी सी बात है, अगर हमने उसमें चीनी मिलाई अवाष्पशील विलय तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। किसी द्रव के वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव लिखिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, तो वाष्प प्रेशर भी ज़्यादा डालेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा। राउल्ट का नियम लिखिए, विस्तार से समझा रखा है। अवाष्पशील विलय और वाष्पशील द्रव विलय के राउल्ट का नियम लिखिए। वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। सारे आपको बता रखे हैं, गणितीय रूप भी आपको बता रखा है। किसी गैस का दाब विलय की मोल भिन्न में क्या संबंध है? ये राउल्ट के नियम में बता रखा है आपको। आदर्श और अनादर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। 4 विशेषता बताई थी आपको आदर्श विलयन की। डेल्टा H = 0, डेल्टा V = 0, समान घटकों और असमान घटकों के मध्य लगने वाला बल बराबर होता है और राउल्ट के नियम का पालन करता है सांद्रता की सभी परास में। और इसका जस्ट विपरीत अनादर्श विलयन। विपरीत भी 2 प्रकार के, ग्रेटर देन और लेस देन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर आप लिख सकते हैं। किस प्रकार के द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं? तनु विलयन, या हम यूँ कह सकते हैं उसकी 4 शर्तें भी लिख सकते हैं। आदर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए। सारे उदाहरण आपको दे रखे हैं आदर्श और अनादर्श के। एसीटोन और एथेनॉल किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करने वाला है? ये भी आपको बता रखा है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन और एथेनॉल दोनों, एक धनात्मक विचलन एक ऋणात्मक विचलन, दोनों आपको बता रखे। स्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं? आज देख लिया हमने, उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण बताया आपको, एक धनात्मक विचलन वाला और एक ऋणात्मक विचलन वाला। स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। स्थिर क्वाथी मिश्रण में उपस्थित अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, इसलिए। क्योंकि वो, और उनकी विशेषता बता दो सारी उसमें, क्योंकि द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में उनकी मोल भिन्न, उनका संगठन एक समान होता है, उनकी मोल भिन्न एक जैसी होती है। जब 2 विलयन, हमने बताया था ना प्रभाजी आसवन कब संभव नहीं है। प्रभाजी आसवन की शर्त क्या है? द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था दोनों में उसके मोल भिन्न में अंतर होना चाहिए, तभी प्रभाजी आसवन हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। जब 2 विलयन A और B को मिला तो घर्म मिश्रण प्राप्त होता है, तो कौन सा विचलन होगा? घर्म का मतलब ये हुआ कि डेल्टा H = नेगेटिव, नेगेटिव इसका मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक विचलन, सीधी सी बात है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल बनाते समय प्रभाजी आसवन विधि से 95% से अधिक सांद्रता का विलयन नहीं बना सकते, क्योंकि 95% सांद्रता का एथेनॉल विलयन, एथेनॉल का जली विलयन एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेता है, और एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाने के बाद उसका क्वथनांक स्थिर हो जाता है, इसलिए अब उसे अलग नहीं किया जा सकता और अधिक शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है लेकिन इस विधि से नहीं बनाया जा सकता है ना। 50 मिलीलीटर जल और 50 मिलीलीटर एथेनॉल को मिलाने पर बनने वाला विलयन का आयतन क्या होगा? अब जल और एथेनॉल का सॉल्यूशन क्या होता है? धनात्मक विलयन प्रदर्शित करता है, तो धनात्मक विलयन प्रदर्शित करने वाला जो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, तो 100 मिलीलीटर से ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं, समझने हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ऑनलाइन लिंक भी दूंगा, उसमें आप अपने आंसर टिक कीजिएगा और अपना खुद का टेस्ट भी लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और अगली बार हम नेक्स्ट टाइम से हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।